स्टूडेंट, तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं 3D रेडी, 3 डायमेंशनल। अच्छा, 3 डायमेंशनल आपने चैप्टर स्टार्ट किया था 11th क्लास के अंदर, जिसके अंदर आपने बेसिक किया था। फिर उसके बाद में एडवांस वर्जन जो 12th के अंदर आता है वो भी आपने पढ़ रखा है। तो देखिए 11th क्लास की जो 3D है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। 3D के अंदर आपके पास 3 डायमेंशनल गिवन है, जैसे x, y एंड z। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ जिसको आप x, y और z एक्सिस बोल सकते हैं। इन्हीं एक्सिस के अंदर एक आप क्यूब बना दीजिए। क्यूब का मतलब हो गया घन बनाना है। तो ये आपने पूरा एक क्यूब बना दिया जिसके वर्टेक्स यानी शीर्ष जैसे A, B, C, D, E, F, G ये सारे नाम दे देना आपको और इसको आप लिख देना O। तो ये आपने क्यूब बनाया है। इस क्यूब के जितने भी वर्टेक्स यानी शीर्ष दे रखे हैं उन सब के आपको निर्देशांक फाइंड करना है। तो देखिए अगर ये क्यूब है तो इन सब की भुजा क्या क्या बनेगी, समान बनेगी, जिसको मैंने मान लिया A बन रही है। ये सारी भुजाएं A बन रही है। तो आपको पहले वर्टेक्स B के निर्देशांक निकालना है। तो क्या करना, आपको स्टार्टिंग हमेशा 0 से करनी है। अगर मैं इस O से B की तरफ जा रहा हूँ तो देखो किसके सापेक्ष चल रहे हो आप, X अक्ष के सापेक्ष चल रहे हो। अगर मैं X अक्ष के सापेक्ष चल रहा हूँ तो आपको X निर्देशांक में A लिख देना है और बाकी Y और Z दोनों 0 लिख देना है। सिमिलर इस बार ये C फाइंड करते हैं। स्टार्टिंग आपको O से ही करना ही है। देखिए सबसे पहले X एक्सिस के अलोंग चले आप, फिर ये किसके अलोंग चल रहे हो आप, Y एक्सिस के अलोंग चल रहे हो। तो इस पॉइंट C के पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये बन जाएगा X एक्सिस तो A, ये Y एक्सिस चला तो A भर दिया और Z में आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। सिमिलर D देखना है। तो देखिए D में यहाँ से डायरेक्ट आप स्ट्रेट जा सकते हैं। तो ओनली मैं Y एक्सिस के अलोंग चल रहा हूँ तो इसमें X 0 भर देना है, Y A भर देना है और Z 0 बन जाएगा। सिमिलर आप E भी फाइंड कर सकते हैं। ये Y एक्सिस के अलोंग, इस बार ये Z एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो ये मैंने फिल किया X 0, Y A और Z में भी A फिल कर दिया। सिमिलर G फाइंड करना है। G में देखिए आप इस O से डायरेक्ट आप वर्टिकल चल रहे हो यानी ऊर्ध्वाधर चल रहे हो। तो ये किसके अलोंग चल रहे हो आप, Z एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब 0, 0 और A, यानी Z के अंदर A लिखना है, बाकी सारे 0 लिख देना है। सिमिलर A फाइंड करते हैं इस बार। तो यहाँ से चलते हैं, ये बना X एक्सिस और ये किसके सापेक्ष चल रहे हो आप, Z के सापेक्ष चल रहे हो। इसका मतलब इस A के पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक तो X चले 0 और एक Z के चला तो Z के अंदर आपने A भर दिया। सेम लास्ट F फाइंड करना है। तो देखिए X, Y और ये Z, इसका मतलब तीनों एक्सेस आप रोटेट कर रहे हो तो इसके अंदर A, A, तो ये जितना भी था वो सारे मैंने वर्टेक्स बताया आपको। अब देखिए सबसे पहला अगर मैं आपको बोल दूं इस X एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, इसका मतलब ऑन X एक्सिस, X एक्सिस पर हमेशा Y और Z 0 होते हैं, यानी ऑन X एक्सिस Y 0 रहेगा और Z भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिमिलर मैं बोल दूं आपको Y एक्सिस का चेक करना है तो मैं लिखूंगा ऑन Y एक्सिस। Y एक्सिस पे देखिए क्या हो रहा है, Y एक्सिस पर X और Z 0 हो रहा है, यानी X 0 हो जाएगा और Z 0 हो जाएगा। सिमिलर ऑन Z एक्सिस, Z एक्सिस में देखिए क्या हो रहा है, Z एक्सिस के अंदर इस पॉइंट की फॉर्म दे रखी है X और Y 0 और Z आपने A लिखा है तो इसके अंदर X 0 हो जाएगा और Y 0 बन जाएगा। इसी तरह देखिए आप XZ प्लेन, ये एक XZ प्लेन है
एक्जेक्ट प्लेन का मतलब जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर बन रहा है उसको आपने एक्जेक्ट प्लेन दिया है। एक्जेक्ट प्लेन के अंदर देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। एक्जेक्ट प्लेन के अंदर ये ए पॉइंट था, इसके अंदर आपने एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट लिखा है, तो वाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 0, यानी जेड वाई प्लेन के अंदर वाई हमेशा क्या होगा 0 बनेगा। सिमिलर जेड वाई प्लेन के अंदर देख सकते हैं आप, ये ई पॉइंट है जिसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिख रखा है। एंड सिमिलर ये बन रहा है एक पूरा एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन पे देख सकते हैं आप ये सी पॉइंट आ रहा है जिसके अंदर जेड कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो ये जेड कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये आपको एक्स वाई जेड एक्सिस के बारे में ध्यान रखना है। कोई भी आपको पॉइंट दे सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है वाई पे, जेड पे, या एक्जेड प्लेन पे, या फिर एक्स वाई प्लेन पे, या फिर जेड वाई प्लेन पे। तो ये जो मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन बताया है वो 3D का कार्टेशियन प्लेन होता है। फिर इसी के अंदर आगे आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए सपोज P पॉइंट एंड ये Q पॉइंट। P पॉइंट लिखा है x1, y1 एंड Q पॉइंट लिखा है आपने x2, y2। तो अगर मैं P से Q की डिस्टेंस फाइंड करूँगा, अच्छा ये 3D है तो आपको Z भी कंसीडर करना है, Z1 एंड Z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने जो 2D में पढ़ा है वैसा का वैसा लिखना है आपको। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला जो आपने 2D में पढ़ा है वो का वो लिखा है, सिर्फ ओनली z ऐड कर देना आपको। फिर इसी में एक आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले में भी आपको कुछ इस तरीके से देखना है। सबसे पहला इंटरनल सेक्शन जो आपने 2D में पढ़ा था वैसा का वैसा यूज़ आएगा, जिसके अंदर आपने कैपिटल X की वैल्यू फाइंड की थी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलर y फाइंड किया था आपने my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एंड सिमिलर z फाइंड किया था आपने mz2 प्लस nz1 और अपॉन में m प्लस n। ये इंटरनल सेक्शन। और इसी तरह अगर आपसे पूछ ले एक्सटर्नल सेक्शन का, तो एक्सटर्नल सेक्शन के अंदर क्या होगा, तो देखिए एक्सटर्नल सेक्शन के अंदर जो प्लस लिखा है इस प्लस की जगह आपको माइनस यूज़ करना है। तो x इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। सिमिलर y इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। एंड सिमिलर z इक्वल टू mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। तो सिंपल प्लस की जगह आपको माइनस यूज़ करना था। एंड फिर आपने एक पढ़ रखा था मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। तो उसके लिए आपने कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, सेम y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड सिमिलर z इक्वल टू z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये जितना भी था वो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा था। बेसिक है, सिंपल क्वेश्चन आता है इसी से, वो आप अपन कर सकते हैं। तो देखिए इसी के अंदर आगे 3D में क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट आता है सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, जिसको आप लिख सकते हैं दिक् अनुपात
और दिक कुछ जाएं। तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ये चेक करना अपन को क्या होता है। देखिए ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन, इस कार्टेशियन प्लेन पर ये पॉइंट सपोज आपने लिखा है ओरिजिन यानी 0,0,0। यहाँ से मैं एक लाइन बना देता हूँ जिस पे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ XYZ। तो मैं इस OA लाइन को 0,0,0 से लेकर XYZ तक पूरा बना दिया। आपको क्या करना है, इस OA लाइन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, यानी दिक् अनुपात फाइंड करना है। तो देखिए OA का डायरेक्शन रेशियो क्या बनेंगे। डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करना है सबसे पहला तो ABC से, यानी ABC जो भी होता है वो हमेशा डायरेक्शन रेशियो होते हैं। A कैसे फाइंड करना है, x2 माइनस x1, यानी फर्स्ट पॉइंट माइनस सेकेंड पॉइंट। सिमिलर B y2 माइनस y1 और सिमिलर C z2 माइनस z1। ये आपके पास ABC आ जाएंगे। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो आप ABC इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास ये ABC आ जाते हैं तो मैं बोल देता हूँ आपको OA के दिक् को जाएं, यानी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है L, M एंड N से। तो ध्यान रखिए अगर आप ABC फाइंड कर चुके हैं तो उनकी हेल्प से अगर LMN फाइंड करना है तो L इक्वल टू होता है प्लस माइनस A अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। सिमिलर M बन जाएगा प्लस माइनस C अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। और सिमिलर N बन जाएगा प्लस माइनस C अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। तो ये LMN की वैल्यू आप ABC से फाइंड कर सकते हैं। ध्यान रखिए L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C होता है, जो कि आप मान सकते हैं K के इक्वल होता है। इसका मतलब LMN और ABC इक्वली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो इक्वली प्रोपोर्शनल आप K किसी भी कांस्टेंट के इक्वल कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी आपके पास एक लाइन है वो x एक्सिस के साथ में अल्फ़ा एंगल बना रही है, y के साथ में बीटा और z के साथ में गामा एंगल बना रही है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो क्या करना आपको LMN फाइंड करने हैं। तो LMN कैसे फाइंड करेंगे, L इक्वल टू होगा cos अल्फ़ा, M cos बीटा एंड N बन जाएगा cos गामा। तो ये LMN ऐसे फाइंड करना है। फिर एक कंडीशन ध्यान रखनी है LMN के अंदर, वो होती है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। तो L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो देखिए अगर मैं L, M, N की वैल्यू cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा रखता हूँ, रख के देखिए cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल टू क्या बनता है, 1 बनता है। फिर अगर इन सब को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड सिमिलर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो फाइनल साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या बन गया, 2 बन गया। तो इसका मतलब अगर cos के अंदर ये टर्म दे रखी है तो उसका सॉल्यूशन 1 बनेगा, साइन के अंदर दे रखी है तो उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन है जो कि बेसिक है 3D का। तो LMN आपको फाइंड करना आना चाहिए और ABC कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ आनी चाहिए आपको, कैसे फाइंड की जाएगी। और साथ में ध्यान रखना वो LMN एंड ABC हमेशा इक्वली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर उसी के बाद इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है
इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष यानी हवा के अंदर। हवा के अंदर आपको क्या करना है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हवा का मतलब आप 3D मान सकते हैं उसको। तो 3D के अंदर किसी भी लाइन की इक्वेशन यानी समीकरण कैसे निकाला जाता है। सबसे पहला फर्स्ट आता है, इफ अ लाइन passes through a vector and parallel to b vector। इसका मतलब यदि रेखा a वेक्टर से गुजरे तथा b वेक्टर के समांतर हो। तो देखिए, सपोज मैंने एक ऐसे लाइन बना दी जो कि एक ए वेक्टर से पास हो रही है, यानी ए वेक्टर आपको एक पॉइंट गिवन होगा और वो किस फॉर्म में गिवन होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप की फॉर्म में गिवन होगा। और साथ में इसी के पैरेलल एक वेक्टर दे रखा होगा b वेक्टर, जिसके अंदर हमेशा ए बी सी लिखे होंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ए बी की। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे आप, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको पॉइंट गिवन होगा वो यहाँ रखना है, बी वेक्टर आपको गिवन होगा वो यहाँ रखना है, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान रखिए, आर वेक्टर की जगह आपको आर वेक्टर ही प्लेस करना है। इसको बोलते हैं अपन वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप। फिर इसी का एक कार्टेशियन फॉर्म भी आता है यानी कार्तीय रूप। और वो क्या होता है, वो होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो ए बी सी आपको ये पॉइंट गिवन है, यानी जो भी पैरेलल वेक्टर होगा उसके अंदर ए बी सी लिखे होते हैं। x1 y1 z1 जिससे पास हो रहा है वो पॉइंट दे रखा आपको, सीधा आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी। तो एक तो पॉइंट हो गया जिससे एक लाइन है जो ए वेक्टर से पास हो रही है और बी वेक्टर के पैरेलल दे रखी है। सेकंड आता है, इफ लाइन passes थ्रू 2 पॉइंट। इस बार 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन। अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है, सपोज मैंने बना दिया एक पॉइंट ए वेक्टर और दूसरा बना दिया बी वेक्टर। ए वेक्टर आपको पॉइंट की फॉर्म में दे रखा है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। एंड सिमिलर बी वेक्टर सेकेंड फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है सेकेंड फॉर्म, x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड प्लस z2 k कैप। ये 2 पॉइंट गिवन है आपको ए और बी। तो इक्वेशन क्या यूज़ करनी है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यूज़ करनी है। तो आर की जगह आर ही रखो, ए और बी की वैल्यू आपको गिवन होगी वो प्लेस कर सकते हैं, इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। इसी का कार्टेशियन बनाना है तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इसका बन जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों पता रखनी है। तो एक पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन है और सेकंड है 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन। फिर इसी के अंदर आगे आपके पास आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। 2 लाइन के बीच में आप एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो चेक करना है। तो सपोज सबसे पहला फर्स्ट लाइन दे रखी है आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 एंड सेकेंड लाइन दे रखी है r2 इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो ये a और b की वैल्यू आपको दे रखी है और साथ में एक a1 a2 एक b1 b2।
तो इसको फर्स्ट लाइन L1 मान सकते हैं और इसको L2 सपोज कर सकते हैं। दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है, cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन के अंदर B1 मैग्नीट्यूड और B2 मैग्नीट्यूड, ये cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तो वेक्टर फॉर्म के लिए हो गया। इसी तरह आप कार्टेशियन फॉर्म का भी बना सकते हैं। सपोज कार्टेशियन फॉर्म दे रही है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये फर्स्ट लाइन हो गई। सिमिलर सेकेंड लाइन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z1 अपॉन c2, ये सेकेंड लाइन हो गई L2। इनके बीच में एंगल फाइंड करना है, तो इनके बीच में एंगल सेम cos थीटा का फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड सिमिलर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर देखिए, अगर ये दोनों लाइन L1 परपेंडिकुलर हो जाए L2 के, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, तो ध्यान रखिए B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर क्या होगा, 0 बनेगा और इसके अंदर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है परपेंडिकुलर की। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के आगे नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन स्पेस। प्लेन की इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे? तो देखिए, प्लेन का मतलब समतल, समतल का समीकरण। तो देखिए, समतल का समीकरण कैसे फाइंड करना है? सबसे पहला होता है अभिलंब रूप। तो अभिलंब रूप देखो, अभिलंब रूप को बोल सकते हैं आप नॉर्मल फॉर्म। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये आपने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया x, y एंड z, ये आपके पास एक प्लेन दे रखा है। इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूँ, इस ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। इस परपेंडिकुलर को मैंने लेट कर लिया d है ये, यानी मूल बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी, जिसको आप d मान सकते हैं। साथ में इस प्लेन के लंबवत यानी परपेंडिकुलर हमेशा एक n वेक्टर होता है, जिसको आप लिख सकते हैं a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप की फॉर्म में। इस n वेक्टर को बोला जाता है अभिलंब सदिश। अभिलंब सदिश यानी नॉर्मल वेक्टर, ये लिख सकते हैं आप। तो n वेक्टर के अंदर हमेशा ABC लिखे होंगे और आपके पास मूल बिंदु से इसकी दूरी d दे रखी होगी। तो इस समतल का समीकरण क्या यूज़ करना है, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d, ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। अच्छा, ये n कैप कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर दे रखा है मुझे n, तो n कैप अगर फाइंड करेंगे तो सदिश बट्टा सदिश का परिमाण, इससे आपके पास n कैप आ जाएगा, वो यहाँ रख सकते हैं। d आपको दूरी दे रखी होगी और r वेक्टर आपको r वेक्टर ही रखना है। तो ये n कैप हो गया। अच्छा, कैप का मतलब ये क्या बन गया, एक इकाई सदिश बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अभिलंब इकाई सदिश। तो कैप आ गया, इसका मतलब आपको इकाई सदिश लिख देना उसको। तो ये n कैप आ गया। ध्यान रखिए, जो n कैप होता है वो हमेशा l i कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप की फॉर्म में लिखा होगा। तो l i कैप m j कैप n k कैप को मैं क्या लिखूंगा, n कैप लिखूंगा। a b c को मैं क्या लिखूंगा, n वेक्टर लिखूंगा। और ये जो d लिखा है उसको आप मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना आपको, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d, इसको आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। इसी का कार्टेशियन फॉर्म
तो कार्टेशियन फॉर्म कार्तीय रूप क्या बनेगा इसका, ये बनेगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपके पास एक कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जिससे LMN आपके पास वैल्यू किससे आ जाएगी, एन कैप से, और डी की वैल्यू आपको मूल बिंदु से दूरी दे रखी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी। तो ये तो एक अभिलंब रूप था जिसके अंदर आपको अभिलंब सदिश दे रखा है और मूल बिंदु से इसकी दूरी दे रखी है। फिर इसी के अंदर एक आता है एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। जैसे आपके पास कोई भी एक समतल है, एक ए समतल बना दिया, ये समतल एक बिंदु से गुजर रहा है जिसको मैं ए वेक्टर मान लेता हूँ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये मैंने ए वेक्टर मान लिया, x1 y1 z1 यानी एक पॉइंट से पास हो रहा है। और इसके लंबवत आपको पता ही है वो हमेशा क्या लिखा होता है, n वेक्टर लिखा होता है। समतल के लंबवत हमेशा आपको n वेक्टर ध्यान रखना है। n वेक्टर होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप की फॉर्म में। तो आपको अगर एक पॉइंट गिवन है और समतल का समीकरण बनाना है तो वो बनेगा r वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला यूज़ करना है, r माइनस ए डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म। इसी का कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, वो बनेगा ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये x1 y1 z1 ए वेक्टर से आ जाएंगे, ए बी सी n वेक्टर से आ जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा एक कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप जो कि एक बिंदु से गुजर रहा है। तो ये इक्वेशन आपको समतल की ध्यान रखनी है। फिर इसी में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यानी दो समतल के बीच में अगर कोण फाइंड करना है आपको, तो सपोज एक समतल दे रखा है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, दूसरा दे रखा है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, और मेरे को इन दोनों समतल प्लेन फर्स्ट प्लेन सेकंड के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन के अंदर दोनों का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ये cos थीटा का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह कार्टेशियन फॉर्म में दे दे आपको अगर प्लेन, और कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये प्लेन फर्स्ट एंड ये प्लेन सेकेंड। अगर ये दे रखे हैं प्लेन आपको, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो आपने लाइन के लिए बनाया है a1 a2 प्लस b1 b2 वो एज इट इज़ लिख दीजिए आप, अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। फिर इसमें भी अगर प्लेन P1 परपेंडिकुलर है P2 के, अगर प्लेन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। एंड सिमिलर अगर कार्टेशियन प्लेन आ जाए तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के आगे देखते हैं एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, यानी रेखा और समतल के बीच में कोण क्या होगा।
सपोज रेखा दे रखी है मुझे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये लाइन दे रखी है मुझे। एंड सिमिलर दूसरा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, प्लेन भी दे रखा है मुझे। तो मुझे इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। ध्यान रखिए इसमें यूज़ आता है साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन के अंदर बी का मॉड और एन का भी मॉड आ जाएगा। फिर इसके अंदर भी इफ लाइन पैरेलल टू प्लेन, यानी एक रेखा और समतल दोनों समांतर दे रखे हैं, तो ध्यान रखिए बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये समांतर के अंदर कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 बनता है। तो ये एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन था। सेम किसी बिंदु x1, y1 की x1, y1, z1 की समतल से दूरी, कोई भी बिंदु आपको दे रखा है, उस बिंदु की समतल से दूरी कैसे निकालनी है वो देखिए। सपोज आपके पास एक पॉइंट ये x1, y1, z1 है, ये समतल दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। मुझे इस बिंदु की समतल से लंबवत दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला यूज़ करूँगा d इक्वल टू मॉड, ये पॉइंट आप यहाँ प्लेस कर दो, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में अंडर रूट में x, y और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपके पास किसी भी बिंदु से समतल की दूरी आ जाएगी। तो ये जितना भी फॉर्मूले मैंने आपको सारे बताए हैं वो सब फॉर्मूले 3D से रिलेटेड है। तो ये सबसे पहला आपको प्लेन का बारे में ध्यान रखना और एक लाइन के बारे में, उनकी इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है और उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे तरह से लर्न कर सकते हैं, नहीं तो अपने ग्रेडअप की जो बुक दे रखी है उसके अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूले वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 3D से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ, सरल रेखा का दिक्कोज्या है जो अक्षों से समान रूप से झुकी हुई है, यानी अक्षों के साथ में समान रूप से झुकी हुई होनी चाहिए। अगर समान रूप से झुकी हुई है इसका मतलब मेरे को पता है कोई भी रेखा x के साथ में अल्फ़ा, y के साथ में बीटा और z के साथ में गामा एंगल बनाती है। ये समान रूप से झुकी हुई है, इसका मतलब तीनों कोण आपस में क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। अगर तीनों कोण बराबर है तो उनके कॉस भी आपस में बराबर होंगे। अगर कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा बराबर है तो मैं इनको LMN भी लिख सकता हूँ, यानी LM और N भी बराबर है। तो मुझे एक कंडीशन मालूम है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसको मैं अगर L स्क्वायर लिखता हूँ तो इसको भी L स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इसको भी L स्क्वायर लिख सकते हैं। तीनों को L स्क्वायर लिख दिया आपने और इक्वल टू में बना दिया 1, तो ये 3L स्क्वायर हो जाएगा और L स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/3, L इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो LMN की वैल्यू तीनों इक्वल है, इसका मतलब 1/√3 आंसर आना चाहिए तीनों का। तो ये ए ऑप्शन ये रहा आपके पास में। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिंदु, ये दे रखा है पॉइंट आपको और एक Q पॉइंट दे रखा है के बीच दूरी, इसको P मान सकते हैं आप, के बीच दूरी आपको A दे रखी है, A फाइंड करना है। तो देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस 8 हो जाएगा। एंड सिमिलर z2 माइनस z1 4 माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू में डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो A फाइंड करना है अब। तो सबसे पहले देखिए आप अंडर रूट में इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस अगर कॉमन लिया तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे।
और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 6a, 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9 और इक्वल टू में आ जाएगा 5 क्योंकि ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये a स्क्वायर प्लस 6a 9 प्लस 9 18, इधर स्क्वायर किया 25, तो 18 में से 25 माइनस करना है, कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है आपको, तो a 6a माइनस 7, a स्क्वायर लिख दिया प्लस 7a माइनस a लिख दिया और -7। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए a कॉमन a प्लस 7, -1 कॉमन a प्लस 7, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 एंड एक -7। तो a की वैल्यू 1 एंड -7 दोनों आ रही है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 या फिर -7 हो जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है उस सरल रेखा का समीकरण जो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से होकर जाती है एवं अक्षों से समान रूप से झुकी हुई है। तो देखिए एक ऐसे रेखा का समीकरण निकालना है जो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से जा रही है एवं अक्षों से समान रूप से झुकी हुई है। अच्छा देखिए, अगर कोई भी रेखा अक्षों से समान रूप से झुकी हुई है, इसका मतलब उसका अल्फा बीटा और गामा क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, यानी उसका कोसाइन भी इक्वल होगा और उसका एलएमएन भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर एलएमएन इक्वल है इसका मतलब उसके एबीसी भी मैं क्या बना सकता हूँ, इक्वल बना सकता हूँ। इसका मतलब आपको जो दिक् अनुपात दे रखे हैं वो बराबर दे रखे हैं और मुझे पता है रेखा एक बिंदु से गुजर रही है। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये आपके पास एक रेखा से जाने वाली रेखा, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। अच्छा, ये जो ए बी सी है वो समान है, इसका मतलब मैं इनको काट सकता हूँ। x1 y1 z1 पॉइंट आपको दे रखा है, अल्फा बीटा गामा रख दीजिए, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा एंड z माइनस गामा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है ए। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदु अल्फा बीटा गामा से y अक्ष पर डाले गए लंब के पाथ के निर्देशांक। इसका मतलब ये जो पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इस पॉइंट से y अक्ष पर आपको लंब डालना है। देखिए ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन, ये y ये z बनाया आपने और ये x बनाया। सपोज मेरे पास पॉइंट है ये p अल्फा बीटा गामा, इस पॉइंट से y एक्सिस पर लंब डालना है। तो देखिए लंब डाल देते हैं डायरेक्ट, ये खींच दिया मैंने यहाँ पर। तो अगर ये लंब डाला है तो आपको इस लंब के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। मुझे पता है अगर y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा और z निर्देशांक क्या होगा, 0 बनेगा। अब मुझे y निर्देशांक लिखना है। तो देखिए y निर्देशांक उसको आपको ऊपर के अंदर दे रखा है, एक तो p दे रखा है अल्फा बीटा और गामा। तो पहला तो x हो गया, तो y क्या बन गया मेरे पास, बीटा बन गया। इसका मतलब ये जो y कोऑर्डिनेट है वो ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा। तो पॉइंट बन गया 0 कोमा बीटा कोमा 0, तो 0 कोमा बीटा कोमा 0 बी पॉइंट हो जाएगा। तो सिंपल है, y अक्ष पर डाले गए लंब के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। सिमिलर x का भी निकाल सकते हैं, z का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बिंदु 1, -1, 1 एवं -1, 1, 1 से होकर जाने वाले रेखा का दिक् कोज्या क्या होगी। इस बार आपको दिक् कोज्या यानी एलिमेंट फाइंड करना है। तो अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट गिवन है तो मैं ए बी सी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकते हैं ए बी सी, ए फाइंड करना है तो x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, -1, -2। b फाइंड करना है तो y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 1 -1 +2 बन जाएगा।
सी फाइंड करना है तो z कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 0 बन जाएगा। ये मेरे पास आ गए ए बी सी। इससे मैं फाइंड क्या करूँगा, LMN फाइंड करूँगा। तो देखिए L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू -2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। इसको सॉल्व करेंगे -2, ये तो बन गया 8 का रूट लिख सकते हैं आप 2√2, दोनों कट जाएंगे, -1/√2 आ जाएगा। तो देखिए -1/√2, m की वैल्यू भी निकालते हैं। अब m के लिए क्या करना है आपको, इस बार b की वैल्यू रखनी है, जो b आपको दे रखा है 2, और रूट में सेम रहेगा 2√2, दोनों कट जाएंगे, 1/√2 आ जाएगा। एंड सिमिलर n के लिए आपको c की वैल्यू रखनी है। देखिए c तो 0 ही दे रखा है आपको, तो ये मेरे पास LMN आ जाएंगे। l की वैल्यू -1/√2, m 1/√2 एंड n की वैल्यू 0। तो देख सकते हैं आप इसके अंदर डी ऑप्शन, यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर माइनस दे रखा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सा प्लस हो रहा है कौन सा माइनस हो रहा है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर समतल। तो देखिए समतल ये दे रखा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ये फाइंड करना है आपको। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी, डी फॉर्मूला क्या करना है सबसे पहले, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, x y और z ऐसा कैसे रखिए और 14 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, -14। अब अच्छा ये 2, तो क्या करना है, 2, 3 और 6 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए। क्या आएगा, 2 का आ जाएगा 4, ये बन जाएगा 9, और ये 6 का बन जाएगा 36। तो ये टोटल बन गया 49, 49 का क्या बन गया 7 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना है। तो ये बना 2/7, 3/7 एंड प्लस 6/7 z इक्वल टू, अगर मैं 7 का इसमें डिवाइड करता हूँ तो -2 आएगा। ध्यान रखिए ये जो वैल्यू दे रखी होती है वो प्लस में होनी चाहिए, जिसको आप डिस्टेंस d बोलते हैं। तो प्लस में करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है और ये +2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास d यानी मूल बिंदु से समतल की दूरी, जो कि आ रही है 2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 2। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास दो रेखाएं दे रखी है, एक L1 और एक L2, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, k का मान फाइंड करना है आपको। तो देखिए सिंपल, A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि क्या दे रखा है आपको, लंबवत दे रखा है। कीजिए मल्टीप्लाई इसको, ये -9k, ये इससे मल्टीप्लाई +2k, ये इससे मल्टीप्लाई -10 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा कितना, -7k, 10 को उधर भेज दिया, k की वैल्यू क्या आ गई, -10/7। तो सिंपल A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 करो, k की वैल्यू फाइंड कर दो, -10/7 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु दे रखा आपको से समतल इतने की लंबिक दूरी क्या होगी। तो देखिए समतल की बिंदु से दूरी निकालनी है, तो समतल की बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं अपन, d का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मॉड ये पॉइंट इस समीकरण में रखना है। कैसे रखना है, x की जगह 2 रखना है, ये रख दिया, y की वैल्यू 1 रखनी है, रख दी, +4z, z की वैल्यू -1 है, +4 × z की वैल्यू -1 है। इस 9 को इधर शिफ्ट कर देना, -9 अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 + 4 + 16। तो सिंपल इसे सॉल्व कीजिए आप। ये देखिए 2 और -2 तो कट गया, -4 और -9 माइनस के 13 अपॉन में रूट में क्या आ जाएगा 21। मॉड दे रखा है इसलिए मैं इसको प्लस में कंसिडर करूँगा। तो 13/21 रूट के अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो सारे 3D से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे आपको दे रखे हैं। तो अपनी जो बुक ग्रेड ऑफ डिफेंस एकेडमी की है उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके अंदर फॉर्मूलाज और क्वेश्चन सारे अवेलेबल है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं।